हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चला रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर 3 मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दैट इज फॉर यूपीएससी, जो अभी एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का 2020 का 4 अक्टूबर को, उसके टारगेट करते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बना रहा हूँ, जिससे मेरा मानना है कि मेरे 60 to 65% क्वेश्चन जो इस बार पेपर 1 जीएस में होंगे वो मेरी इस सीरीज से होंगे। लेकिन कुछ क्वेरीज मेरे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, मैं उनके रिप्लाई पहले कर दूं। देखिए, कितने लेक्चर ऐसे होंगे, लोगों ने पूछा हो कब तक कंप्लीट होगा। देखिए, मैं तो हर दिन लेक्चर लाना चाहता हूं, बट ऑल लेक्चर्स डिपेंड अपॉन द व्यूज एंड द कमेंट्स। आप कमेंट जरूर करके बताएं, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहे हो तो हम इस लेक्चर को डेली बेसिस पे लाके, ऑफ कोर्स इसके टोटल लेक्चर 8 या मैक्सिमम 10 लेक्चर्स जाएंगे। वैसे 8 to 9 लेक्चर्स पे कंप्लीट हो जाएंगे। और आज आपके सामने थर्ड लेक्चर मैं लेके आया हूं, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, 8 to 10 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। और ये लेक्चर्स आप एग्जाम से पहले जरूर देख लें, आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। और ये 4 अक्टूबर को जब एग्जाम होगा तब इसको हम प्रूफ भी कर देंगे। क्या देखिएगा, एक और डाउट है लोगों के बीच में, क्या सर ये सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में हेल्प करेगा? नहीं, ये याद रखिएगा, यूपीएससी को छोड़ के कोई भी जो अदर एग्जाम्स होते हैं जहां पर जनरल स्टडीज करके सिलेबस होगा या करंट अफेयर्स करके सिलेबस होगा, वहां पर भी, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो पंजाब स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, सब में ये हेल्प करेगा। तो याद रखिएगा, ये इनिशिएटिव आपको हर एग्जाम्स में हेल्प करेगा जो आप इस साल देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, और आज लेक्चर 3 में हम आगे बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने यहां पर लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्वेंशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। हांगकांग कन्वेंशन, ये हांगकांग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। ये ऑफ कोर्स आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कन्वेंशन है, दैट इज हांगकांग कन्वेंशन। ये एग्जाम में क्यों आ सकती है? क्योंकि रिसेंटली 2019 में इंडिया ने इस कन्वेंशन को, याद रखिएगा, एक्सेप्ट कर लिया, रेटिफाइड कर दिया इंडिया ने इस कन्वेंशन को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडिया ने अभी रेटिफाइड किया इसको, ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि हांगकांग कन्वेंशन रिलेटेड टू व्हाट। तो याद रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू शिप रिसाइकलिंग। कहने का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखिएगा, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। याद रखिएगा, जो शिप्स होती है उनकी रिसाइकल किया जाता है, उसके लिए ये कन्वेंशन साइन किया गया है। ये एक्चुअली एग्रीमेंट तो बहुत पुराना है, 2009 का, ठीक है, अभी नहीं साइन किया गया, बट इंडिया ने रिसेंटली इसको एक्सेप्ट किया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। याद रखिएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा, ऑफ कोर्स ये यूएन की एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, याद रखिएगा, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, हांगकांग कन्वेंशन क्या है? पहला टॉपिक हांगकांग कन्वेंशन, जो आज का मेरा पहला टॉपिक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको डन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर करेगा। क्वेश्चन है पेका रिबिलियन, जिसको हम पेका विद्रोह भी कह रहे हैं, 1817। मैंने बहुत बार बताया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बेसिक याद रखिएगा, ये पेका रिबिलियन है क्या, हुई 1817 में थी, मतलब 1857 से पहले ये रिबिलियन हुआ। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा, ये पेका थे कौन? याद रखिएगा, पेकास एक्चुअली है क्या? ये पीजेंट भी है और मिलिट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब पीजेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते थे, फार्मर की भी, और मिलिट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। किसको? गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा का रूलर था, उसको दोनों सर्विस प्रोवाइड करते थे। जब लड़ाई होती थी तो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, जब पीस रहता था तो याद रखिएगा, दे टेक अप द व्हाट, कल्टीवेशन एक्टिविटी, पीजेंट्स की एक्टिविटी अपनाते थे। बट आपको ही पता है, इंडिया में ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स का एंट्री हुई, और जब ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई तो इनका, याद रखिए, रिप्रेशन स्टार्ट हो गया, इनको दबाना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से याद रखिएगा एक रिबिलियन हुआ। किसके अगेंस्ट? नॉट अगेंस्ट द रूलर्स, बट अगेंस्ट whom? दैट इज ब्रिटिशर्स। फाइनली 1817 में ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबिलियन हुआ, और इस रिबिलियन को लेड किसने किया? इन पेकास ने, याद रखिएगा। और इसके अंदर जो लीडरशिप जो था, याद रखिएगा, बख्शी, जगबंधु, ये जो थे ये लीड कर रहे थे, ठीक है, इस मूवमेंट को। ऑफ कोर्स हर बार की तरह आपको पता है, मूवमेंट आप चलाओगे किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अंदर, बट ब्रिटिशर्स उस मूवमेंट को दबा देगी, ठीक है। तो 1825 में देखा जाए तो ऑफ कोर्स जो लीड कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और 1829 में उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। बट कहते हैं दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मूवमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो वो इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा हाइप दे रही है, ठीक है। अभी रिसेंटली रामनाथ कोविंद भी पहुंचे थे उड़ीसा, इसी मूवमेंट की उन्होंने भी बात की, ठीक है। वहां पे भी उन्होंने कुछ इनॉग्रेशन किया रिगार्डिंग दिस रिबिलियन, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखा तो 200 साल, इसको 2017 में 200 ईयर्स भी हो गए थे, ठीक है। तो उस साल क्वेश्चन आना चाहिए था 2018 के प्रीलिम्स में, बट नहीं आया। बट 19 में ये अगेन न्यूज में आ
आ गए हैं, तो मेरा मानना है इस साल इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। रिमेंबर, तो कुछ चीजें याद रखना आपको, उड़ीसा के हैं, ठीक है, एक ही याद रखना है, लीड किसने किया है, किस ईयर में है, हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करने में भी आपको क्वेश्चन हेल्प कर जाए, ठीक है। तो ये था अपने हिस्ट्री से रिलेटेड जो सेकंड टॉपिक जो आज का जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट, ये मिशन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, गगनयान मिशन, टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है। गगनयान मिशन का बेसिक मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये मिशन इसरो का है, दिसंबर 2021 में ये मिशन छोड़े जाने वाला था, दैट इज गगनयान। व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन, गगनयान है क्या, इट इज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला था, पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाने वाला था स्पेस में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पहला किस व्हीकल से लॉन्च कर रहे थे हम इनको, कि किस व्हीकल से ये हम गगनयान को लॉन्च करने वाले थे, उसका नाम है GSLV Mark 3। याद रखिएगा, किसी भी स्टेट PCS में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ऑलरेडी आ भी चुका है कि गगनयान मिशन किस, याद रखिए किस व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, ऐसे आएंगे और यूपीएससी में स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये याद रखिएगा लो अर्थ ऑर्बिट का था, 300 to 400 किलोमीटर, ये लो अर्थ ऑर्बिट का गगनयान मिशन था। याद रखिए इस मिशन से पहले, इस गगनयान मिशन से पहले इसरो जो थी 2 अनमैन्ड मिशन, रिमेंबर अनमैन्ड मिशन जिसमें इंसान नहीं जाएंगे, वो मिशन पहले सेंड करेगी, उसके बाद इस गगनयान को सेंड करने वाले थे, ठीक है। तो पहला अनमैन्ड मिशन जो था वो एंड ऑफ 2020 में जाने वाला था, जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट था जिसका नाम था व्योममित्रा, याद रखिएगा, तो उसको हम भेजने वाले थे। और सेकेंड मिशन जो था वो जुलाई 2021 में जाता और फिर दिसंबर 2021 में याद रखिए गगनयान जाने वाला था। बट अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से जो फर्स्ट अनमैन्ड मिशन है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से मे बी, अब देखते हैं, अभी तो सरकार ने ये नहीं बोला गगनयान भी पोस्टपोन होगा, बट हो सकता है थोड़ी सी डेट आगे जा सकती है, रिमेंबर। तो ये आपको बस बेसिक याद रखना, गगनयान मिशन किससे रिलेटेड है, और ये कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं खासकर लो अर्थ ऑर्बिट 300 to 400 किलोमीटर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पेपर डिफिकल्ट आता है एग्जाम में तो ये ऐसे इंडेक्स भी पूछ सकते हैं जो आउट ऑफ द विंडो लगेंगे आपको, दैट इज एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स। अब हो सकता है ये इंडेक्स आपने सुना नहीं हो, अभी रिसेंटली इस इंडेक्स की रैंकिंग आई जिसमें इंडिया की रैंकिंग 113 थी, ठीक है। अब आपके दिमाग में होगा ये इंडेक्स है क्या, तो देखिए एक रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं, दैट इज ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट। रिमेंबर रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट, ठीक है, जिसको पब्लिश करता है एक यूके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेव द चिल्ड्रन। तो याद रखिएगा सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट है ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट में याद रखिएगा ये इंडेक्स जो है वो उसका ही पार्ट है, मतलब ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट का ही पार्ट है एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स, ओके। तो ये याद रखिएगा कौन पब्लिश कर रहा है, कौन सी रिपोर्ट का पार्ट है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया की रैंकिंग 113 है, तो एटलीस्ट बेसिक रूप पे आप देख लीजिएगा कि कौन पब्लिश करता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये क्या चीज बताएगी, अगर इससे डिटेल स्टेटमेंट बनते हैं तो याद रखिएगा वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन एंड टीनेजर, 0 से 19 ईयर्स तक के बच्चों की वेलबींग, और याद रखिएगा टीनेजर्स की वेलबींग बताता है ये इंडेक्स, ठीक है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स भी हैं, इंडिकेटर्स मेरा मानना है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो इंडिकेटर्स पूछे जाएंगे, इंडिकेटर्स एक बार गो थ्रू कर लिए, जैसे चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ एजुकेशन, अर्ली मैरिज, ठीक है, ऐसे करके 8 इंडिकेटर्स हैं। आप चाहें तो आपको उसकी PDF ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखिएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जहां पर आपको उसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए ये 8 इंडेक्सेस हैं जिसके थ्रू याद रखिएगा ये एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स निकाला जाता है। और मेरा क्यों मानना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका रीजन क्यों, अभी 176 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग 113 थी, फर्स्ट रैंक में सिंगापुर, ओके, तो ठीक है सिंगापुर फर्स्ट रैंक में है, नॉट सो इंपॉर्टेंट कि आप रैंकिंग 1 भी याद करें, बट चाहो तो याद कर सकते हो, फर्स्ट रैंक सिंगापुर है, सेकंड स्वीडन और थर्ड फिनलैंड कंट्री, बट याद रखिएगा इसको कौन पब्लिश करता है, दैट कुड बी द इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, देखिए ये जो मैंने प्रोफाइल दिया है इसमें सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 10 AM सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन कवर कराया था कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है, ठीक है, नाम से पता चला हेल्थ प्रोफाइल है, तो इंडिया की याद रखिएगा जितने भी रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं जैसे कि सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं याद रखिए इस हेल्थ प्रोफाइल में मेंशन होते हैं। तो इसका आपको एडवांटेज क्या है, आंसर राइटिंग में आप इस प्रोफाइल के फैक्टर्स, डाटा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या आ सकता है, सीधा क्वेश्चन आएगा नेशनल हेल्थ प्रोफाइल इज पब्लिश बाय हूम, ये आ सकता है, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, WHO लिख देंगे आपके सामने, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ से रिलेटेड लिखेंगे, तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, ये आपको नहीं भूलना, याद रखिएगा हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, बट याद रखिएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, याद रखिएगा इसको एनुअली पब्लिश करता है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, हेल्थ
बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए मेरा मानना है हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ये प्रोफाइल का बस याद रखिए कौन पब्लिश करता है, दैट्स इट। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये कुछ ऑपरेशन मैंने आपके सामने लिए जो मुझे लग रहा है इस साल के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट। नाम सुन के समझ भी नहीं आ रहा ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ऑपरेशन क्लीन आर्ट इज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स इट। तो आप यहां पर आप देख रहे होंगे मेरे सामने आपको मैंगूज दिख रहे होंगे, वेरी फेमस। इनकी किलिंग होती है, याद रखिए पेंट ब्रश बनाने के लिए। आपको पेंट ब्रश आपने देखा होगा तो उसमें इनके बाल यूज किए जाते हैं, हेयर्स यूज किए जाते हैं, तो इनकी किलिंग होती है। तो इसीलिए इन्हीं मैंगूज को याद रखिएगा, मैंगूज को बचाने के लिए, सेव करने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा एंड द इलीगल ट्रेड ऑफ मंगूज हेयर। ये हेयर से याद रखिएगा, इनके मैंने बताया आपको पेंट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और ऑपरेशन मैंने आपको बताया, 3-4 ऑपरेशन मेरा मानना है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक ऑपरेशन ग्रीन है, ठीक है। ये ऑपरेशन ग्रीन क्या है? एनहांस द वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ टीओपी। ये टीओपी क्या है? बहुत कॉमन चीज है, आई थिंक आपके सामने लिखा होगा टोमेटो, ओ से ओनियन और पी से पोटैटो। तो याद रखिएगा इन तीनों प्रोडक्ट की, दिस इज इंपॉर्टेंट, को टीओपी प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है, टीओपी क्रॉप्स कहते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा इनकी वैल्यू रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया। तो ऑपरेशन ग्रीन सुन के आप एनवायरमेंट की ऑपरेशन मत सोचने लगिएगा कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला मैंने आपको बता दिया क्लीन आर्ट, दूसरा ऑपरेशन ग्रीन, थर्ड ऑपरेशन समाधान, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स देखते हैं तो ऑपरेशन समाधान इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दैट इज नक्सलाइट। ओके, तो पूछा सकता है ये ऑपरेशन समाधान किससे रिलेटेड है, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है मेरा मानना है, ठीक है। तो याद रखिएगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दैट इज नक्सलाइट, उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन ट्विस्ट, आपको पता होगा जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ये सब बहुत हॉट टॉपिक रहे हैं, हर साल के टॉपिक रहे हैं। अपोजिशन इस पे हमेशा बात करती रहती है और इसी की जब भी बात होती है तो आरबीआई का नाम भी सामने जरूर आता है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने बहुत पढ़ा हुआ है, आपने करंट अफेयर्स में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा उसके बारे में। बट एक ऑपरेशन ट्विस्ट है, ये आपको याद रखना। व्हाट इज दिस ऑपरेशन ट्विस्ट? ये कॉमन टर्म है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई परफॉर्म करता है। जैसे आपको पता होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जाता है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। मैंने इसके बारे में डिटेल आपको ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज में पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पर आपको ये इकोनॉमिक्स के अलग से लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं स्टैटिक पार्ट के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये ऑलरेडी याद रखिए ऑपरेशन ट्विस्ट किससे रिलेटेड है? ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं इसे कहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। बाइंग और सेलिंग से क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, ये मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज में कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशंस थे जो मुझे मानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की बात करें, आपको पता होगा 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। तो ये बताइए 2020 में अराउंड कितने साल हो गए इसको? 75 ईयर्स हो गए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 75 ईयर्स हो गए हैं तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, दैट इज यूएनओ। तो यूएनओ के बारे में आप जरूर पढ़ लें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक आप देख लीजिए, है ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं यूएन के बारे में। एटलीस्ट आप जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ये सब एक बेसिक आप जरूर देख लें, क्योंकि मेरा मानना है ये पिछले साल मेंस में भी क्वेश्चन था रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, और मेरा मानना है ये आपके प्री में भी इस साल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 75 ईयर्स हुए हैं। तो उसके बारे में जरूर एक बार आप यूएनओ जरूर पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इंडेक्स में फर्स्ट टाइम इंडिया टॉप 10 रैंक्स में आया है। पहले बता दूं इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है जर्मन वॉच, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जर्मन वॉच, वो इसको पब्लिश करती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और फर्स्ट टाइम देखा जाए तो इंडिया की रैंक इस बार 9th रैंक लगी, मैं आपको बता दूं। तो यार कि इंडिया अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विथ हाई क्लाइमेट परफॉर्मेंस, क्लाइमेट परफॉर्मेंस में इंडिया की फर्स्ट टाइम टॉप 10 रैंक में है और 9th रैंक है। मैं बता दूं रैंक 1 2 3 ब्लैंक है, कोई भी किसी को भी रैंक 1 2 3 का स्टेटस नहीं मिला है। रैंक 4 से स्टार्ट है, स्टूडेंट रैंक 4 में आता है। 1 2 3 मैंने बताया ब्लैंक है, याद रखिएगा। लिखा भी फर्स्ट 3 रैंक्स रिमेन्स एम्प्टी, क्योंकि जो उनके इंडिकेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट 3 रैंक पे कोई नहीं आता है। 4th में याद रखिएगा स्वीडन है, 5th में डेनमार्क है, 6th में मोरक्को है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारी कंट्रीज याद करिए। बट ये याद रखिएगा इंडिया फर्स्ट टाइम 9th रैंक में आया है और इसको पब्लिश कौन करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, सीड इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? एक्चुअली इंडिया भी इस इनिशिएटिव का वन ऑफ द पार्ट है, सीड इनिशिएटिव। नाम सुन के आपको एग्रीकल्चर वगैरह लग रहा होगा और आप हो सकता है एग्रीकल्चर में टिक लगाने को मजबूर हो जाए क्योंकि सीड आपको दिख जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है इस इनिशिएटिव से रिलेटेड, इसलिए मैंने कवर किया है। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंस डिप्लॉयमेंट इनिशिएटिव। तो इसका फुल फॉर्म आपने देख लिया, किससे रिलेटेड लग रहा है आपको, ठीक है। मैं आपको बताऊं एक्चुअली है क्या, एक वॉलंटरी कोलैबोरेशन है जिसमें इंडिया ने भी कोलैबोरेट किया है। किस चीज के लिए? इसमें प्रमोट करना है, याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज एंड यूज ऑफ किसको? एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। तो याद रखिएगा ऐसे अप्लायंसेस जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोडक्ट्स, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स, इनको अपन को वर्ल्ड वाइड क्या करना है, याद रखिएगा, प्रमोट करना है। तो याद रखिएगा टारगेट क्या है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है। तो दैट इज द टारगेट ऑफ सीड इनिशिएटिव। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस इनिशिएटिव, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधा आएगा सीड इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, तो आपको मार्क करना होगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी इंडिया और स्टूडेंट के कोलैबोरेशन से एक आउटकम निकला है, दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग। अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का नाम याद रखिएगा, टोरेफेक्शन टेक्नोलॉजी। आपसे सीधे पूछा गया ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली किन दो कंट्रीज के बीच के एग्रीमेंट का आउटकम है? तो इंडिया और स्टूडेंट का, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने दिल्ली में स्टबल बर्निंग की बात सुनी होगी, ये जो जलाते हैं हरियाणा वगैरह में, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और वो आपने देखा भी दिवाली के टाइम पर, इशू भी बहुत हुए। तो उसका ये टेक्नोलॉजी, टोरेफेक्शन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, वो आपको बताता हूँ। जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, जो स्टबल्स होते हैं, याद रखिएगा, उसको ये टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती है बायोकोल में। रिमेंबर, इट कन्वर्ट इनटू बायोकोल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये टेक्नोलॉजी किसके लिए? तो याद रखिए स्टबल टू बायोकोल। इसका हम डिटेल आपको नहीं देखना है, न्यूज में तो बहुत कुछ है कि इसका एक प्लांट सेटअप किया गया है मोहाली में, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखिए ये जो टेक्नोलॉजी है, इट कन्वर्ट्स एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक पैडी, स्ट्रॉ, ये सब जो होता है इसको कन्वर्ट कर देती है हाई एनर्जी डेंसिटी बायोकोल में। रिमेंबर, तो बायोकोल में ये कन्वर्ट करती है एग्रीकल्चर वेस्ट, स्टबल को कन्वर्ट कर देती है किसमें? बायोकोल में, जो एनर्जी एफिशिएंट है। तो आपको याद रखना है कि व्हाट दिस टेक्नोलॉजी डील्स विद। तो स्टबल बर्निंग में आप मेंस में भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखें, इंडिया स्टूडेंट का कोलैबोरेशन का आउटकम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओपेक की बात करें। मैंने बहुत बार 10 AM सीरीज में होमवर्क दिया, ओपेक के बारे में जरूर लिखें। अब मैं आपको बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है ओपेक। यार कि ओपेक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओपेक की जो मेंबरशिप है उनमें से अभी जनवरी 2020 में इसके एक मेंबर है जिसका नाम है इक्वाडोर, जो कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, ठीक है। आपने सुना भी होगा इक्वाडोर के बारे में। तो उसने जनवरी 2020 में इस मेंबरशिप को, याद रखिए, टर्मिनेट हो गई है, मतलब वो इसके मेंबर नहीं है। देखा जाए 2016 में इंडोनेशिया ने इसकी मेंबरशिप छोड़ी, ठीक है, कतर 2019 में, और 2020 में इक्वाडोर ने। तो देख रहे हैं कतर और इक्वाडोर 19-20, तो 2 साल से इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लेफ्ट कर रही है। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया आपको क्योंकि अभी रिसेंटली लेफ्ट हुआ है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जो इंडिया मेंबर कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है, बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू फॉर्म हुई थी। इसके फाउंडिंग मेंबर्स याद रखिएगा, स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक, बिल्कुल ही रॉन्ग है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला, दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स। और आज के में मेंबर्स देखें तो लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, याद रखिएगा, अंगोला, गैबन, इक्वेटोरियल गिनिया, कॉन्गो, याद रखिएगा, ये सब जो है, नाइजीरिया, दीज आर द मेंबर्स ऑफ व्हाट, दैट इज ओपेक, ठीक है। और न्यूज में क्यों है? क्योंकि इक्वाडोर ने इसकी मेंबरशिप छोड़ी है। इंडिया इज नॉट द मेंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है, काम आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है, नाम से आपको पता चला होगा, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनका ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नोन एज ओपेक, ठीक है। तो इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेरा मानना है इस साल ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा ओपेक से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स आप याद रखिएगा, हो सकता है बगदाद कॉन्फ्रेंस या कुछ और लिख के आपको स्टेटमेंट्स बनाए जाए यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, एनवायरमेंट की बात करें तो ये एक बॉडी है यूएनईपी, आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। वैसे हमने रिपोर्ट्स अलग से कवर की हैं, बट मैंने आपको बताया ना कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यूएनईपी की याद रखिएगा, ये रिपोर्ट्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है, इनको पब्लिश कौन करता है, ट्रिकी क्वेश्चन होगा उस टाइम पर। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। अब आप चाहें तो इन रिपोर्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो इतना मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के लिए। आप तो बस इतना याद कर लिए, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, इसको पब्लिश कौन करता है, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, ओके। चलिए
नेक्स्ट आते हम, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी कोर क्वेश्चन फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। याद रखिए इसकी सरकार बहुत बात कर रही है, बजट में भी इसकी बात की गई है, एकलव्य, याद रखिएगा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। और कभी भी इन स्कूल्स की बात हो, स्टेटमेंट बनाया जाए तो एक स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का इनिशिएटिव है, क्योंकि स्कूल्स लिखा है तो एचआरडी का इनिशिएटिव होगा, आपको भी लगेगा, बट याद रखिएगा एचआरडी का इनिशिएटिव नहीं है। दिस इज द कोर पॉइंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, याद रखिएगा। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जिसमें आप कंफ्यूज होंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। सेकेंड, इस स्कूल्स का एजेंडा क्या है? ऑफ कोर्स बताऊं, ये सरकार का जो इनिशिएटिव है ये एक्चुअली नया इनिशिएटिव नहीं है, 1997-1998 से इनिशिएटिव स्टार्टेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री की वजह से सरकार ने इस बार बजट में फिर से इन एकलव्य स्कूल्स बनाने की बात कही है, ठीक है। व्हाट इज दिस? क्वालिटी मिडिल एंड हाई लेवल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर से याद रखिएगा, क्वालिटी मिडिल एंड हाई लेवल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, याद रखिएगा, नॉट चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑल द रूरल एरियाज, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, याद रखिएगा। कम्युनिटीज इन रिमोट एरियाज, जो रिमोट एरियाज में शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं उनकी, याद रखिएगा, उनकी मिडिल और हाई लेवल एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो यहां पर कोर पॉइंट याद रखना है, शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों के लिए ये काम हो रहा है, और मिनिस्ट्री जरूर याद रखना, एग्जाम में जरूर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जापान। आपको पता होगा, वैसे ही न्यूज में है जापान, और जापान एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन को छोड़ दिया है और जिसका इंडिया मेंबर है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। अब व्हेलिंग कमीशन सुनते हम, ठीक है, तो वेल्स लगता है वेल्स से रिलेटेड होगी, यस दे आर रिलेटेड टू वेल्स। याद रखिएगा, जो वेल्स है, कंजर्वेशन ऑफ वेल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ व्हेलिंग, ठीक है। आपको पता होगा वेल्स को किल किया जाता है, ठीक है, और आप जापान साइड में जाएंगे तो वेल्स को बहुत ज्यादा किल करती है जापान, ठीक है। उनका मानना है कि जापान हैज हंटेड वेल्स फॉर सेंचुरीज से हंट करते आ रहे हैं। उनका मीट जो है वो उनके प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो वो हंटिंग करते आ रहे हैं। किसका? दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू वेल्स, ओके। अब इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या बोलती है कि हमें हंटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट कंजर्वेशन की बात करती है वेल्स की। और ये 1946 में, याद रखिएगा, ये IWC इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1946 में स्टैब्लिश हुई थी, और इंडिया भी इस IWC का मेंबर है। अब आपको मैंने बताया जापान भी था मेंबर, ठीक है, और जापान को बड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि इस कमीशन के अंदर हम कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। 2019 में न्यूज में क्यों है? क्योंकि जापान ने ऑफिशियली क्या कर दिया है, इस कमीशन को लेफ्ट कर दिया है और वापस किलिंग ऑफ व्हेलिंग स्टार्ट कर दिया है, कमर्शियल व्हेलिंग वापस स्टार्ट कर दिया है। तो अगेन जापान को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस इशू पे। आपको जस्ट याद रखना है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इंडिया मेंबर है, इसका एजेंडा क्या है और रिसेंटली किस कंट्री ने इसको लेफ्ट आउट किया है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट मेरा मानना है, मैंने स्टैट्यूटरी बॉडी में, सॉरी नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लॉ कमीशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेरा दूसरा मानना है स्टैट्यूटरी कमीशन में लोकपाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल। लोकपाल से क्वेश्चन आपको डन है कि आपके आने वाले एग्जाम से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने लोकपाल नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारी वेबसाइट में विजिट करें, हमने पॉलिटी लेक्चर्स में लोकपाल ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है डिटेल में, ठीक है। लोकपाल सबको पता है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक लॉ के थ्रू ये बॉडी बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 एक्ट के अंदर ये लोकपाल स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, और स्टेट्स में लोकायुक्त, इसका हम डिटेल आप हमारे लेक्चर सीरीज में देख सकते हैं। बट लोकपाल से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, इसको जरूर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ये हीरा मिशन, ठीक है। ये मिशन, हीरा मिशन, मैं बता दूं यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ESA, उसका ये मिशन है। बट मेरा मानना है बहुत इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है, इसके बारे में आप डिटेल और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जितना मैं बता दूंगा दैट इज सफिशिएंट। हीरा मिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नासा का मिशन बताना चाहता हूं, तभी हीरा मिशन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नासा का मिशन था डार्ट मिशन, ठीक है। इस मिशन के बारे में आप चाहेंगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे डार्ट मिशन से रिलेटेड। मैं बहुत बेसिक बताता हूं ये मिशन है क्या। ये मिशन है नासा का डार्ट मिशन, फिर मैं हीरा मिशन बताऊंगा, दोनों ही रिलेटेड है। देखिए डार्ट मिशन 2021 में नासा द्वारा ये मिशन जाने वाला था, डार्ट मिशन। ये है क्या डार्ट मिशन? पहले बार डार्ट का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। याद रखिए डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये डार्ट का फुल फॉर्म है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि डार्ट है क्या। आप देख रहे होंगे एक एस्ट्रॉइड है, ठीक है, जिसका नाम है डिडमोस। याद रखिएगा डिडमोस इस एस्ट्रॉइड का नाम है। ये एस्ट्रॉइड थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इस एस्ट्रॉइड के अराउंड, याद रखिएगा, एक एस्ट्रॉइड और घूम रहा है जिसका नाम है डिडमून। याद रखिएगा, तो डिडमोस के अराउंड क्या घूम रहा है? डिडमून। जिस तरह
अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, वैसे याद रखिएगा जो डिडमोस है उसके अराउंड डिडमून घूम रहा है, एक एस्ट्रॉइड घूम रहा है, और ये जो डिडमूस है ये खुद सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, ये अर्थ से जो है टकराने तो नहीं वाला है, बट स्टिल अर्थ से क्लोजली निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइम पर डार्ट ने प्लान किया, जो डार्ट मिशन है नासा ने, कि वो क्या करेंगे, इस जो डिडमून है, ठीक है, इसमें अपना मिशन भेजेंगे। देखिए इसका नाम है डार्ट, ठीक है। ये इंपैक्ट करेगा, 2021 में मिशन जाएगा, 2022 में ये इस डिडमून जो इसका जो दूसरा वाला एस्ट्रॉइड है उसमें इंपैक्ट करेगा। इस इंपैक्ट करने से वो क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो याद रखिए डिडमून का डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है, जिससे कि ऑफ कोर्स अर्थ तो सेफ है, बट स्टिल हो सकता है इसका इंपैक्ट अर्थ में हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक डार्ट मिशन छोड़ेंगे जिसमें वो इंपैक्ट करेगा और इसकी हम जो इसका डायरेक्शन है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे दिस इज डार्ट मिशन, वेरी सिंपल, ओके, जो कि इसमें स्ट्राइक करने वाला है और जो 2022 में स्ट्राइक करेगा। व्हाट इज दिस हीरा मिशन, वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले डार्ट आप समझ गए होंगे, याद रखिए डार्ट इज डबल एस्ट्रॉइड डी डायरेक्शन टेस्ट। इट विल टारगेट डिडमून, डिडमून को टारगेट करेगा एज अ पार्ट ऑफ प्लैनेटरी डिफेंस प्रोग्राम, अपने प्लैनेट को डिफेंड करने के लिए। हो सकता है, मैंने बताया ना, हो सकता है ये इंडिया पे अर्थ पे टकराए, तो उसी डिफेंस प्रोग्राम के अंदर नासा ने एक डार्ट मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। और डिडमूस क्या है, एक बाइनरी एस्ट्रॉइड है, याद रखिएगा। डिडमूस बाइनरी एस्ट्रॉइड मतलब क्या है, एक प्राइमरी इसका ये हो गया और सेकेंडरी इसका ये हो गया। जो प्राइमरी है, याद रखिएगा, प्राइमरी बॉडी उसकी हाई साइज है, और जो डिडमून है वो सेकेंडरी बॉडी है, जो उसका भी साइज है, जो उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। तो जो डार्ट है वो किस में टारगेट कर रहा है, प्राइमरी वाले में कि सेकेंडरी वाले में? सेकेंडरी वाले में टारगेट कर रहा है, उसका टारगेट है डिडमून, ठीक है। अब ये मिशन हो गया 2021 में, या 2022 में टकरा गया। अब उसके बाद हीरा मिशन लॉन्च किया जा रहा है। हीरा मिशन जो लॉन्च कर रहा है वो कौन कर रहा है, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि कब लॉन्च किया जाएगा, 2024 में। इसका एजेंडा क्या है, जो इंपैक्ट हुआ है, किसका इंपैक्ट हुआ है, इस डार्ट का, उसको इंपैक्ट को स्टडी करेगा। मतलब ये खुद इंपैक्ट नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू कंडक्ट अ डिटेल पोस्ट सर्वे ऑफ डिडमून। जो डिडमून में अटैक किया है डार्ट ने, उसका क्या पोस्ट सर्वे आया है, उसको स्टडी करेगा ये हीरा मिशन। तो ये आपको याद रखें, हीरा मिशन क्या है। तो डार्ट और हीरा दोनों अगर देखे जाए तो दोनों ही जो मिशन है वो एस्ट्रॉइड इंपैक्ट डिफेक्शन असेसमेंट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि आपको ही पता होगा एस्ट्रॉइड इंपैक्ट करेगा, उसको डिफेक्ट करने का प्लान है थ्रू डार्ट, और फिर उसका सर्वे करेगा जाकर ये हीरा मिशन। तो देखा जाए तो हीरा मिशन अगर देखा जाए तो वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और डार्ट मिशन अगर देखा है तो नासा का इनिशिएटिव है। तो याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, अलग अलग एजेंसीज के इनिशिएटिव है, इसरो का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अपन को हेल्प होगी, क्योंकि बहुत से एस्ट्रॉइड्स अर्थ में आते रहते हैं और उसका बहुत मेजर इंपैक्ट हो सकता है अर्थ में। तो उसके अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो इट वुड बी अ ग्रेट बूस्ट टू अस, ठीक है। तो दोनों मिशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, COP14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 14 मीटिंग हुई है, किस चीज की, UNCCD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है डिजर्टिफिकेशन मतलब ये जो कन्वेंशन है वो ड्राई लैंड्स को कंजर्व करने की बात कर रहा है। जो ड्राई लैंड्स हो रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन की कंडीशंस बन रही है, उनको हटाने की बात करता है कन्वेंशन। बट इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इस बार UNCCD जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पहली बात तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा, इंडिया इसकी मीटिंग हेल्ड कर रहा है। 2019 में इसकी मीटिंग जो हुई वो दिल्ली में हुई, तो न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई 2019 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है। इसकी थीम थी इस बार की रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, 1994 में साइन हुआ था, केम इनटू एक्टिव 1996 में एक्टिव हो गया था, जब 50 कंट्रीज ने रेटिफाइड कर दिया था। बट याद रखिएगा हर बार एनवायरमेंट पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती हैं, इस बार इंडिया हेल्ड कर रही है, न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम इसकी मीटिंग भी हो रही है। और याद रखिए इंडिया टुक ओवर द COP प्रेसिडेंसी जो है वो चाइना से ले लिया गया 2021 तक। पहले चाइना के पास थी इसकी हेडशिप, अब इंडिया के पास आ गई टिल 2021। तो याद रखिएगा फर्स्ट टाइम इंडिया इसको हेल्ड करने वाला है इस मीटिंग को, दैट इज व्हाई दिस COP14 ऑफ UNCCD इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़ लें, आपके समय हो तो और डिटेल में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछा गया है UPSC द्वारा कि ये बटरफ्लाई किस स्टेट का एनिमल है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मेरा मानना है ये सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट जो है ये भी स्टेट का प्रोजेक्ट है, जो कि केरल का प्रोजेक्ट है, ओके। केरल रिसेंटली एलिफेंट्स की वजह से न्यूज में रहा, इसलिए मेरा मानना है ये प्रोजेक्ट भी आ सकता है। इसमें कर क्या रही है, याद रखिएगा, आप देख रहे होंगे दो, नॉर्थ और साउथ, केरल का अगर आप देख रहे होंगे नॉर्थ और साउथ,
तो याद रखिएगा टारगेट यहां पर क्या है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन रन कराना है बिटवीन द टू कॉर्नर्स ऑफ केरल। तो याद रखिएगा सेमी हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट है जिसको टू कॉर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ केरल में रन करेंगे। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसमें ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, प्लस केरल गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है ऑफ कोर्स टू डेवलप दिस सेमी हाई स्पीड ट्रेन बिटवीन द टू कॉर्नर्स ऑफ केरल। ठीक है, तो याद रखिए सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू केरल स्टेट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है लोकस अटैक। ये तो आपने कॉमन देखा होगा, लोकस अटैक जो चल रहे हैं इनका आप डिटेल और भी पढ़ सकते हो, बट याद रखिएगा माइग्रेटरी इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, लोकस इज द लार्ज मेनली ट्रॉपिकल ग्रास हॉपर्स होते हैं। आपने देखा होगा इसका मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, इसका बहुत, गुजरात में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकस अटैक के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हो सकता है पावर ऑफ साइबेरिया। याद रखिएगा पावर ऑफ साइबेरिया नाम सुन के आपको लग रहा होगा कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, पावर दिख रहा है ऐसा कुछ, तो याद रखिएगा ये एक्चुअली है क्या, पूछा जाता है पावर ऑफ साइबेरिया क्या है। याद रखिए रशिया और चाइना, रिमेंबर इंडिया से कोई लेन देन नहीं है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया और चाइना ने एक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन स्टैब्लिश की। याद रखिएगा क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन बिटवीन हुम, चाइना एंड रशिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली क्रॉस बॉर्डर याद रखिएगा गैस पाइपलाइन स्टैब्लिश की गई है। और याद रखिए 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस जो चाइना को दिया जाएगा, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट टिल नेक्स्ट 30 ईयर्स। चाइना को इससे, रशिया से उसकी फ्रेंडशिप अच्छी हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप लिख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है याद रखिएगा द पाइपलाइन विल पास थ्रू द डेल्टास ऑफ यांगचे एंड अमूर रिवर। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ चाइना। आपने सुना होगा यांगचे इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, इंपॉर्टेंट है। अमूर रिवर भी इंपॉर्टेंट रिवर है जो रशिया और चाइना के बीच में बाउंड्री भी स्टैब्लिश करती है। अमूर रिवर मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, वहां हमने ज्योग्राफी भी डिटेल में पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो याद रखिए पावर ऑफ साइबेरिया पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो यार इट्स अ गैस पाइपलाइन बिटवीन रशिया एंड चाइना। ओके, चलिए नेक्स्ट ये इकोनॉमिक, याद रखिए सेंसस की बात करें तो 7th इंडियन इकोनॉमिक सेंसस हुआ है। वैसे तो हमारा सेंसस पॉपुलेशन वाला हर 10 ईयर्स में होता है, बट ये सेंसस एवरी 5 ईयर्स में होता है। तो स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू 7th इंडियन इकोनॉमिक सेंसस आर ट्रू, रिमेंबर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आप यहाँ 10 ईयर्स लिख देंगे बट होता है एवरी 5 ईयर्स में है। ये स्टार्ट कब हुआ था, 1978 में फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बीइंग कैरिड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस सर्वे को कंडक्ट कराती है। काम क्या होगा, इकोनॉमिक सेंसस है, मतलब देश में जितने भी इकोनॉमिक, याद रखिएगा इकोनॉमिक चीजें हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं इंडियन इकोनॉमिक सेंसस जो है ये इंडियन इकोनॉमी में जो भी एंटरप्रेन्योर यूनिट्स है कंट्री में, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, ठीक है, उसका क्या प्रोडक्शन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को रिलेटेड उसका पूरा डिटेल डाटा ये इकोनॉमिक सेंसस में हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा, शायद आप गेस भी कर लेंगे, बट याद रखिएगा ये 5 ईयर्स वाला पॉइंट आपको ट्रिकी हो सकता है, स्टेटमेंट 10 ईयर्स लिख दिया जाएगा और ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्भया फंड, एक्चुअली निर्भया फंड तो पुराना क्वेश्चन है, बट मेरा मानना है बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की वुमेन रिलेटेड स्कीम्स हैं उसमें जो फंड आता है वो निर्भया फंड से ही आता है। क्वेश्चन ये हो सकता है निर्भया फंड को एडमिनिस्टर कौन करता है, और हो सकता है आप लोग लगा दें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बट दैट गोइंग टू बी रॉन्ग आंसर, याद रखिएगा, क्योंकि इसको एडमिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये निर्भया फंड को क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। इसमें खास बात क्या है, इसमें अगर आप पैसा जो सरकार ऐड करती है इस निर्भया फंड में वो लैप्स नहीं होता है, मतलब 1 साल खत्म होने के बाद भी अगर वो पैसा यूज नहीं किया गया है स्टिल इट इज नॉन लैप्सेबल। तो इंपॉर्टेंट है, कभी फंड लैप्स नहीं होता है, ठीक है, तो इसको प्रॉपर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर एडमिनिस्टर्ड है, इट्स नॉट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इट इज व्हाट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप गौतम गंभीर की इमेज देख रहे होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इस टावर के बारे में कुछ बोल दिया, इसलिए मेरा मानना है कि एनवायरमेंट में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है रिलेटेड टू स्मॉग टावर। व्हाट इज दिस स्मॉग टावर, ये स्मॉग टावर है क्या, याद रखिएगा एयर को प्यूरिफाई करने के लिए स्मॉग टावर्स लगाए जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वेरी बेसिक स्मॉग टावर क्या है, याद रखिए स्मॉग टावर स्ट्रक्चर डिजाइन टू वर्क
फॉर एयर प्यूरिफायर। तो ये एयर प्यूरिफायर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सेंटर को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि वो एक प्लान बनाए टू इंस्टॉल व्हाट स्मोक टावर्स अक्रॉस द कैपिटल टू डील विद एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को डील करने के लिए स्मोक टावर्स बनाए जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नवंबर में। तो मेरा मानना है ये स्मोक टावर एक कॉमन टर्म है, एयर प्यूरिफायर है, जस्ट बेसिक याद रखिएगा। अच्छा, स्मोक टावर क्या है? एक एयर प्यूरिफायर है, दैट इज इनफ। ओके, चलिए नेक्स्ट, IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। वैसे तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी 2015 के प्रीलिम्स से पूछ चुका है, बट अगर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से तो ये पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। इंडियन ओशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, इंडियन ओशन के आइलैंड्स भी इंपॉर्टेंट है इस बार, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो बैकवर्ड लिंकेज में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन तो 1997 में स्टैब्लिश हुई थी, ऑफकोर्स इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें टोटल 22 मेंबर्स हैं, आप चाहें तो 22 मेंबर्स देख सकते हैं। जो भी इंडियन ओशन के सराउंड में है वो इसके मेंबर्स हैं, बट याद रखिएगा पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इंडियन ओशन को टच करता है बट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैंने इस बार इस क्वेश्चन को मेरे को लग रहा आने के चांसेस, क्योंकि अभी इसकी 19 इंडियन ओशन रिम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है जो कि अबू धाबी में हुई है, याद रखिएगा यूएई में मीटिंग हुई है, और थीम थी प्रमोटिंग शेयर डेस्टिनी पार्ट टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। ये इस बार की थीम थी। थीम इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ओके, एक बार गो थ्रू कर लेना, बट इस बार की जो मीटिंग हुई है अभी हुई है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर तो मॉरिशस में है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट पीसीएस में तो हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका काम क्या है, स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के अराउंड डेवलपमेंट की बात करता है ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसका इंडिया भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और ऐसा पूछ लिया है कि इंडियन ओशन की जो कंट्रीज टच कर रही हूं सारी मेंबर हैं, तो गलत है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश भी मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, पाकिस्तानी मेंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखना, स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ऑल द countries touching the Indian Oceans are the member of Indian Ocean Rim Association, that is a wrong statement, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स सीधा पूछाएगा, ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको पब्लिश कौन करता है, ठीक है। 10 सेक्टर्स 50 इंडिकेटर्स को देखते हुए गुड गवर्नेंस इंडेक्स पब्लिश होता है। और इस बार जो पब्लिश जो करता है वो तो मैं आपको बता ही देता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इसको पब्लिश करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो याद रखिएगा कौन सा डिपार्टमेंट पब्लिश कर रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर गुड गवर्नेंस इंडेक्स पब्लिश किया जा रहा है। इस इंडेक्स के अंदर स्टेट्स, बिग स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज 3 ब्लॉक बनाए जाते हैं और गुड गवर्नेंस के मामले में स्टेट्स को अरेंज किया जाता है। इस बार रैंक 1 में बिग स्टेट्स में तमिलनाडु है, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका। रैंक 1 याद रखिएगा तमिल अरेंजमेंट में भी आ सकता है, ठीक है। तो रैंक 1 तमिलनाडु, सेकंड महाराष्ट्र। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड त्रिपुरा, याद रखिएगा। यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज में देखा तो फर्स्ट पुदुचेरी, चंडीगढ़ एंड थर्ड इज दिल्ली। तो दिल्ली मत लगा दिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स, देखा आपने अरविंद केजरीवाल नाम सुन के आपने रैंक 1 पे लगा दिया, फर्स्ट रैंक पे दैट इज पुदुचेरी, ठीक है। तो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, इसकी रैंकिंग्स आपको पता होना चाहिए। पब्लिश कौन करता है, नीति आयोग मत लगा देंगे, नीति आयोग पब्लिश करता है, दैट कुड बी कंफ्यूजिंग पार्ट, ओके। और ये एक इंपॉर्टेंट समिट है, हाई माउंटेन समिट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसको जिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा रही है, जिसने हांगकांग कन्वेंशन भी कराया था, उसी ने कराई है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इसका नाम है हाई माउंटेन समिट। इसका काम कुछ नहीं है, बस बेसिक याद रखिएगा। इसका जो हाई माउंटेन समिट है कौन से ऑर्गेनाइजेशन कराती है ये याद रखना आपको। और काम क्या है कि याद रखिएगा जो माउंटेन्स होते हैं उन एरियाज को याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ पर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन टेक्निक्स होनी चाहिए इन माउंटेन एरियाज में, ठीक है। तो इसकी अभी मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट मैंने बहुत जगह क्वेश्चंस देखे, बहुत से लोग टेस्ट सीरीज में भी दे रहे हैं कि हाई माउंटेन समिट किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो याद रखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए ये कुछ मैंने आइलैंड्स लिए हुए हैं जो मेरा मानना है इंडियन ओशन के आइलैंड्स, तो मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट है। कुछ अदर आइलैंड्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे याद रखिएगा बोगनविले आइलैंड, याद करके बोगनविले आइलैंड जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, पापुआ न्यू गिनी आपने सुना होगा, उसी का एक पार्ट है, बट इसने अभी रेफरेंडम के थ्रू इससे वो अलग हो गया, पापुआ न्यू गिनी से वो अलग हो गया, ठीक है। तो रेफरेंडम हुआ था, याद रखिएगा ये भी पार्ट कहाँ पर है, दैट इज एट
पैसिफिक ओशन। तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया क्यों ये न्यूज में आया है, जस्ट रिमेंबर पैसिफिक ओशन में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइलैंड अगर देखा तो केमन आइलैंड्स, ये हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, हॉट टॉपिक रहा है, एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन रहा है। अटलांटिक ओशन में अगर देखा जाए, कैरिबियन सी में आप देख सकते हैं केमन आइलैंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप वर्ल्ड मैप जरूर करें, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को जरूर एक बार देख के जाएं, इंपॉर्टेंट है केमन आइलैंड्स और वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट जो है कोरल आइलैंड्स, आई थिंक ये तो सबने पढ़ रखा होगा अगर आपने पैसिफिक ओशन देखी हुई है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में कामाचटका पेनिनसुला और जापान के बीच में आप देखेंगे तो आपको याद रखिएगा कोरल आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 3 आइलैंड्स है जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको कवर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिए तीनों आइलैंड से एक बार आप बेसिक देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट काउंसिल है, नेशनल गंगा काउंसिल। गंगा रिवर तो देखो हर साल न्यूज में है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देख लेना एक बेसिक मैप में। नेशनल गंगा काउंसिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसकी मीटिंग हुई थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे मीटिंग में, जो कि कानपुर में मीटिंग हुई थी। तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की है फर्स्ट मीटिंग नेशनल गंगा काउंसिल की, फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल गंगा काउंसिल की पहली मीटिंग थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि कानपुर यूपी में हुई। ये इसलिए न्यूज में थी, पहली बार मीटिंग हुई तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके वाइस चेयरमैन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो फॉर्म की गई है, याद रखिएगा अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहीं पर यूपीएससी गेम कर जाती है, ये एक्ट को बदल देती है वो, और आपसे पूछती है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नेशनल गंगा काउंसिल, ये तो कॉमन पॉइंट आपको शायद समझ में आ रहा होगा, इसका काम क्या होगा कि जो गंगा बेसिन है, याद रखिएगा पोल्यूशन प्रिवेंट करना, रिजुविनेट करना गंगा रिवर को, तो ये सब जो है इसके एजेंडा है, दैट इज नेशनल गंगा काउंसिल के, ठीक है। बट बेसिक चीज आपको याद रखनी है, ये एक्ट जो एग्जाम में बदला जाएगा, ठीक है। और न्यूज में क्यों थी वो मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो डिटेल में और भी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव डन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज के वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको बताया टोटल 8 लेक्चर्स होने वाले हैं, 8 ही लेक्चर्स होंगे जिसमें हम पूरी सीरीज कंप्लीट कर देंगे, और उस सीरीज से आप 60 to 65% क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। हम क्योंकि चाह रहे हैं डेली बेसिस में आए, बट देखिए व्यूज और कमेंट्स हम रीड करते हैं, जितने भी आप कमेंट और व्यू करते जाएंगे, याद रखिएगा ये हम लेक्चर्स हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं इसको रेगुलर करके हम 13-14 सितंबर तक कंप्लीट कर दें, ओके। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको इनिशिएटिव कैसा पसंद आ रहा है। बट याद रखिए जो लोग 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारी वेबसाइट पे विजिट करें और हमारे कंप्लीट कोर्स को आप बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। कोई डाउट क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।